एवरीवन, माय नेम इज सुजाता बजाज और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑपरेशन। सो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को हम बिजनेस ऑपरेशंस भी कई जगह, आप अगर आपको नोट सर्च करने हैं तो आप बिजनेस ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन करके सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड और ज़्यादा नोट्स मिल जाएंगे। और बाकी जो इसकी जो बुक है वो सीबीएसई की साइट पे स्किल एजुकेशन में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका सिलेबस, उसकी बुक। और इस वीडियो में हम लोग नोट्स भी पढ़ेंगे और नोट्स भी देखेंगे और समझेंगे मेनली कि है क्या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड वो किस तरीके से हेल्पफुल होता है एंड व्हाट इज बिजनेस ऑपरेशंस क्या है बेसिकली हम देखेंगे इस चैप्टर में। सो सबसे पहले काम आप कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज फिर हम वीडियो में जब समझने लग जाते हैं फिर हम भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। सो आप फटाफट से जाके पहले मेरा पेज सब्सक्राइब कर, मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट जो है हम समझेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। बेसिकली जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन करते हैं वो हो सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, इट कुड बी एनीथिंग। जो भी हम जीने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं, एनीथिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एनीथिंग, वो सब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर आ जाती हैं। इसको हम और डिटेल से समझेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, जो काम किए जाते हैं, वो हमारे आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली क्या होती हैं, जो मतलब सोशल वेलफेयर के लिए की जाती हैं, जो बस एज अ सोशल इंटरेस्ट के लिए की जाती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए की जाती हैं और इसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं इंक्लूड होते, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है। सो all human beings have different needs and to satisfy these needs they perform any activities such as activities are termed as human activities. So basically क्या है कि जो भी सारे ह्यूमन बींग्स हैं उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, हमारी डिफरेंट नीड्स होती हैं जिसको हमें पूरा करना होता है। टू सेटिस्फाई दीज नीड्स दे परफॉर्म एनी एक्टिविटीज। सो उन जो नीड्स और जरूरत, हमारी जो भी जरूरतें होती हैं, हमारी इकोनॉमिक नीड्स भी होती हैं और हमारी नॉन इकोनॉमिक नीड्स भी होती है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को बेसिकली दो में क्लासिफाई किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो बाकी जो सारी जो भी एक्टिविटीज हैं उनको डाला जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर। सो इट इज कैटेगराइज इन, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनको दो में कैटेगराइज किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दूसरा है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जैक्टली करेक्ट। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो हमारी फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो दीज एक्टिविटीज विच एम एट अर्निंग अ लाइवलीहुड टर्म्स एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इट इज कंसर्न विद प्रॉपर अलोकेशन एंड यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बेसिक होता है अर्निंग लाइवलीहुड। लाइवलीहुड क्या है, जीने के तरीके, मतलब जिस तरीके से हम अपने लाइवलीहुड, हमारा जो भी अर्निंग है और जो भी हमारा रहन सहन है उसको हम अर्न कर सके, ठीक है। इट इज कंसर्न विद प्रॉपर अलोकेशन। अलोकेशन क्या होता है, अलोकेट करना। अलोकेशन मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है वहां पे उस चीज को पहुंचाया जाए। और यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो पैसे जनरेट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज किया जा सके। सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ना काफी चीजें होती हैं। सो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारे जो, जैसे हमारा डिमांड सप्लाई, मतलब किसी से तुम कंज्यूमर और सप्लायर का रिलेशनशिप होता है, क्लाइंट और जो सर्विस दे रहा है उसका रिलेशनशिप होता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी चीजों को इंक्लूड करती है जहाँ पे हमारा लेन देन हो रहा है या फिर जहाँ पे हमारी खरीद और बेचने में जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब इन्वॉल्व होती हैं, और जहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होते हैं और जिससे हमारे मनी जनरेशन हो रही है, ये सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाती हैं। ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही बेसिकली की जाती हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसे कमा के अपनी लाइवलीहुड, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना और पैसे कमाना, ठीक है।
जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल रहता है बहुत बेसिक और बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल रहता है। फर्स्ट रहता है हमारा टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट। टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट, तो टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। सो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर क्यों पढ़ा रही है? पैसे कमाने के लिए कमा रहे हैं ऑब्वियसली। मदर इज टीचिंग हिज चाइल्ड, हर चाइल्ड। मदर इज टीचिंग हर चाइल्ड। सो मदर क्या पैसे लेगी अपने बच्चे से? नहीं लेगी। सो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। तो ये दो डिफरेंस और ये दो एग्जांपल एकदम दिमाग में बिठा लो भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, ठीक है। सो हमारे जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, वर्किंग इन देयर प्रोफेशंस, जैसे टीचर, लॉयर, टीचर, ये सब टीचर, लॉयर्स एंड डॉक्टर आर वर्किंग इन देयर प्रोफेशन, ठीक है। वर्किंग इन अ फैक्ट्री और ऑफिस, ऑफिस और मतलब फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो एक ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। किस लिए कर रहे हो? पैसे वैसे कमाने के लिए कर रहे हो, ऐसे कोई घूमने के लिए तो जा नहीं रहे हो। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई प्रोफेशन, कोई फैक्ट्री में जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है। किस लिए जा रहा है? उसकी सेवा कर रहा है वहां पे? नहीं, काम कर रहा है, पैसे मिलेंगे, उसके बाद सैलरी मिलेगी, कमाएंगे तभी तो खर्चेंगे। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। प्रोडक्शन बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन बांटना, कंज्यूमर कंज्यूम कर लेना खाना, और गुड्स एंड सर्विसेज यूज करना। कंज्यूमर बेसिकली खाना नहीं होता, कंज्यूम करने लिए यूज करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अभी ये आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने, मदर इज टीचिंग हर चाइल्ड, सो इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जाम्पल। सो इसको बिल्कुल ध्यान रखना, इससे आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि क्या होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बेसिकली होती हैं वो सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती है, मतलब खुद की खुशी के लिए, एनवायरमेंट की खुशी के लिए आप कर रहे हो, अपने मन को शांत रखने के लिए कर रहे हो, अपनी मतलब आपकी इच्छा हो रही है आप कर रहे हो, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें, तुम्हारा मन हो रहा है तुम कर रहे हो, ठीक है। घर में खाना खाना बना रही है आपकी मम्मी आप लोगों के लिए, तो वो अपने मन से बना रही है, कोई उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं उस चीज के, ठीक है। तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है। सो एक्टिविटीज अंडर टू सेटिस्फाई इमोशनल एंड सोशल एंड psychological needs are termed as non-economic activities. They cannot be measured in monetary terms. इनको मेजर नहीं कर सकते आप अपनी मदर जो आपका खाना बनाती है आप उनको मेजर नहीं कर सकते, वो इतना ज्यादा काम करती हैं, बिना छुट्टी के संडे को भी नहीं करती। सो आप उनको पैसों में नहीं आप नाप सकते कि भैया कितने रुपए का काम उन्होंने कर दिया। सो इट्स नॉट मेजरेबल। अब इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में तुमने पेड़ लगाए, सो इट वाज गिविंग अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू एवरीवन। सो तुम उस ऑक्सीजन को मेजर नहीं कर सकते पैसे में जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, ठीक है। सो इट्स नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा इसका। सो बिजनेसमैन वर्किंग इन ओल्ड एज होम्स ऑन संडे। बिजनेसमैन है भी वो बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मतलब जिसके पैसे मैन, लेकिन वो ओल्ड एज होम में काम कर रहा है, तो वो कोई अपना बिजनेस से रिलेटेड काम थोड़ी कर रहा है, उसका मन कर रहा है, उसको अच्छा लगता है इसलिए वो कर रहा है। सो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ये उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है अगर वो किसी ओल्ड एज होम में जाके कोई सर्विसेज दे रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है या किसी कुछ कर रहा है, ठीक है। टीचर इज टीचिंग हिज ओन चाइल्ड। टीचर वही मदर वाला वही एग्जाम्पल है कि वो अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रही है, तो फिर वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। सो आप लोग, and today's topic is types of economic activities. So types of economic activities is basically of 4 types. हमारी पहले हम समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए की जाती हैं, जो पैसे वैसे को अर्न करने के लिए की जाती हैं, जिसमें हमारी कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन और हमारी सर्विसेज और बिजनेस, ये सब चीजें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट होती हैं, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आ जाती है। सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मॉनेटरी वेल्थ जनरेशन, मॉनेटरी बेनिफिट्स इन सब के लिए की जाती हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती हैं, ठीक है। जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, बेसिकली दिमाग में ये रखना है, जो पैसे कमाने के लिए एक्टिविटीज की जाती है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जैसे हम पैसे वैसे जनरेशन की बात होती है। सो हमारी जो एक्टिविटीज हैं ये बेसिकली 4 तरीके की होती हैं। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स एंड हम देख लेते हैं एक एक करके ये क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे हमारी फर्स्ट जो एक्टिविटी है उसका नाम है बिजनेस। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट जो है वो है बिजनेस। सो बिजनेस में हमारा जो होता है
उसमें हमारी कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड, ये सब हमारा बिजनेस में आ जाता है। सेल ऑफ गुड, परचेज ऑफ गुड, और जो भी ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी बिजनेस में होती हैं। फिजिकल ट्रांजेक्शन्स वो हमारे बिजनेस में होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हम किसी और के लिए काम करते हैं। बेसिकली हम अपने लिए काम नहीं करते, हम किसी और के लिए काम करते हैं। ये 2 है, ये सेकेंड है। सो एम्प्लॉयमेंट में हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, हम उसे उसके अंडर काम करते हैं। सो इसमें बेसिकली एम्प्लॉयर वाला रिश्ता आ जाता है, और इसमें सब एम्प्लॉयमेंट हम किसी और के लिए काम करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट होता है बेसिकली। सर्विस और प्रोफेशन जो ये 2 होते हैं ना, इनमें बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है भाई, सेम से साउंड करते हैं, सर्विस और प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सब हमारे प्रोफेशंस होते हैं, और ये लोग हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन में तो सर्विस आ गया, तो ये सर्विस और प्रोफेशन अलग अलग क्यों लिखा है? तो फिर प्रोफेशन क्या होता है, देखो जो प्रोफेशनल्स है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लॉयर है वो हमें सर्विस देता है। सर्विस बेसिकली होती क्या है, जैसे कि तुमने किसी को कोई कोई सर्विस दी तो वो तुरंत की तुरंत यूज हो जाएगी, ठीक है, तुरंत की तुरंत यूज हो जाएगी। अब लॉयर है, लॉयर ने तुम्हें कोई सर्विस दी, उसी वक्त यूज हो जाती है, कुछ संभाल के घर नहीं ले जा सकते। जैसे बिजनेस में है तो कोई प्रोडक्ट होगा उसे घर ले जाओगे, लेकिन सर्विस को घर नहीं ले जा पाते, उसको तभी इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेट आ रहा है, नेट अब 24 घंटे के लिए नेट आ रहा है, 24 घंटे इस्तेमाल कर लो, अब उसको आगे नहीं ले जा सकते, ठीक है, उसके 24 घंटे के बाद नहीं ले जा सकते, ठीक है। अब टीचर है, टीचर अभी तुम्हें, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आप अभी पढ़ सकते हो, उसको एकदम मतलब जो समझ जाओगे। तो ये सर्विस जो होती है ना वो इंस्टेंटली सर्व होती है, उसको कहीं ले जा नहीं सकते, फिजिकली आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको ले जा नहीं सकते नहीं, ठीक है। तो सर्विस तो प्रोफेशनल तो सर्विस देता है, प्रोफेशनल तो सर्विस देता है, तो इन दोनों में भाई डिफरेंस क्या है, क्यों अलग अलग क्यों लिख दिया इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? सो इन्होंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि जो रेस्टोरेंट होता है वो भी तो सर्विस देता है, खाने को देगा ना तुमको, तो वो भी एक तरीके की सर्विस हो गई, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, लॉयर को ना एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर काम करना पड़ता है, उसके पास स्पेशल नॉलेज होती है, उसके पास स्पेशल स्किल्स होती है। सो जो स्पेशल स्किल्स एक्वायर करते हैं वो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, और वो हमें सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और सर्विस में हमारी सारी चीजें आ जाती हैं, इसमें जरूरी नहीं है सर्विस जो प्रोवाइड करे उसके कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर करे, या फिर एक प्रोफेशनल डिग्री हो उसके पास। सर्विस काफी लोग और भी प्रोवाइड करते हैं, जरूरी नहीं है वो फिजिकल डिग्री उनके पास हो, ठीक है। ये एक बहुत मेन डिफरेंस था प्रोफेशनल और सर्विसेज में। सो फर्स्ट हमारा बिजनेस देख लेते हैं हम। बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन। कहा था प्रोडक्शन से इंक्लूड होती है हमारी 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो वाली होती है। सो फर्स्ट हमारा बिजनेस है, बेसिकली फर्स्ट हमारा बिजनेस है जो हमें पढ़ना है, फर्स्ट हमारा बिजनेस है। तो बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका बेसिक मोटिव जो होता है ना वो होता है अर्निंग प्रॉफिट, और ये परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसमें परचेज, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाता है हमारा, ठीक है। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इसका बेसिकली सभी का इकोनॉमिक एक्टिविटी में अर्निंग प्रॉफिट जो ये शब्द है ना सब जगह लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट, पैसे कमाना, ठीक है। सो इसमें परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है। इसमें हम गुड्स खरीदेंगे, सर्विसेज लेंगे और फिर उनको परचेज करेंगे, सेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उनका प्रोडक्शन भी करेंगे। सो ये सारी एक्टिविटीज हमारी बिजनेस में आ जाती है। सो नेक्स्ट हमारा क्या था, याद है? सो इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, शॉप ओनर्स बिजनेस में आ जाते हैं। होलसेलर्स जो होते हैं वो भी हमारे इसमें, मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं वो भी हमारे बिजनेसेस में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोफेशन ये आपको बहुत अच्छे से बता दिया। प्रोफेशन रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ध्यान से पढ़ो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये शब्द लिखा है, दिखाई दे रहा है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज
इनके पास स्पेशल नॉलेज होती है। डॉक्टर स्पेशल नॉलेज, लॉयर स्पेशल नॉलेज, सो स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है। स्किल्स होते हैं इनके पास। रेंडर सर्विस, सर्विस के साथ ना हमेशा वर्ड रेंडर यूज होता है, गिविंग नहीं यूज होता है, रेंडर होता है, क्योंकि कभी भी जैसे सर्विस के साथ हमेशा वर्ड जो यूज होगा वो रेंडर वर्ड यूज होगा सर्विसेज के साथ, ठीक है। तो रेंडर सर्विसेज टू वेरियस sections of society, the individual engage in the activity are called profession. So ये जो individual इन activities में जिनके पास special skills होते हैं, special knowledge होती है और वो सोसाइटी में ये services provide करते हैं, वो individuals हमारे कहलाते हैं professionals, और वो एक प्रोफेशन के अंदर का, तो जो पर्सन होगा उसको बोलेंगे प्रोफेशनल, और जो वो प्रोवाइड कर रहा है वो उस प्रोफेशन का पार्ट है, ठीक है। जैसे बिजनेस होता है तो बिजनेस में कौन काम करता है, बिजनेसमैन जो काम करता है, जो उसका इंडिविजुअल होता है उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। तो वैसे ही प्रोफेशन जो होता है उसमें जो बंदा काम करता है, जो इंडिविजुअल वर्किंग ऑन दैट प्रोफेशन इज कॉल्ड प्रोफेशनल्स, ओके। सो इसके एग्जाम्पल है लॉयर, डॉक्टर, टीचर, प्रिंटर, ठीक है। ऑलरेडी टोल्ड यू दिस वन। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बेसिकली हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वी आर एम्प्लॉयड बाय आर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉयर जो हमें हायर कर रहा है, जो हमारा बॉस है, वो कहलाएगा एम्प्लॉयर, और जो काम कर रहा है वो कहलाएगा एम्प्लॉई, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट एक प्रोसेस है, एम्प्लॉयमेंट एक पूरा प्रोसेस है। एम्प्लॉयमेंट किसी के लिए काम कर रहे हो इस तरीके। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी where people work for others, दूसरे के लिए काम करते हैं, and get some remuneration, remuneration मतलब सैलरी हो गई, वेजेस हो गए, ये दोनों चीजें हमारी रिम्यूरेशन में आ जाती है, ठीक है। एंड इन रिटर्न वापस मिलेगी वेजेस एंड सैलरी। पीपल हु आर वर्किंग आर कॉल्ड एम्प्लॉइज, जो काम कर रहा है वो कहलाएगा, जो किसी के लिए काम कर रहा है वो कहलाएगा एम्प्लॉई, और जिसने हायर किया है जॉब पर वो कहलाएगा एम्प्लॉयर। इसके एग्जाम्पल्स हैं वर्किंग इन ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल, शॉप, इन सब जगह पे हम काम करेंगे, ये हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारा एम्प्लॉयर है, और हम वर्क कर रहे हैं तो हम कहलाएंगे एम्प्लॉई। नेक्स्ट इज सर्विस, वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड बट नॉट सो कंफ्यूजिंग। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको समझाया था सर्विस और प्रोफेशन में डिफरेंस, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में नहीं बताती तो अब जाके बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो भी सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, लेकिन सर्विस और भी चीजों में सर्विस हमें मिलती है, ठीक है। इट इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुज आउटपुट इज नॉट फिजिकल, सो उसका जो आउटपुट है वो फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल प्रोडक्ट में नहीं होगा, एंड मैन्युफैक्चर भी नहीं होगा। सर्विसेज ऐसी चीजें जो टच नहीं की जा सकती, जो कि इंटेंजिबल हैं, ऐसी चीजें जो टच नहीं की जा सकती, बट वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट थिंग फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम and it will finish on the way. गोलगप्पा बना, खा लिया, so it will not stay, okay. So सर्विसेज में बहुत सारी चीजें आ जाती। रेस्टोरेंट में अगर कोई हमें सर्व कर रहा है, कोई हमें परोस के दे रहा है ऐसा खाना, तो उसने तब परोस दिया, तो वो उसका जो वो पूरा एक सर्विंग का जो एक उसका जेस्चर था वो हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। सो दैट इज अ सर्विस, एक सर्विस उसने तुम्हें दी, ठीक है। So include all activities whose output is not physical product. उस सर्विस को आप कहीं और नहीं ले जा सकते, और ना उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना उसको बना सकते हो, उसी टाइम आपको लेना पड़ेगा। इट इज जनरली कंज्यूम एट अ टाइम इट इज प्रोड्यूस, जब प्रोड्यूस की गई है तभी आपको उसको कंज्यूम करना होगा, मतलब इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर आपको कंसल्ट कर रहा है तो वो तभी आपको बता रहा है, तब उससे आप सर्विस ले सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी कोई आपको सिक्योरिटी गार्ड जैसे हमारे होते हैं, ये एक तरीके की सर्विस है, लेकिन वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, वो प्रोफेशन में नहीं आता है, वो सर्विस में आता है। कंसल्टिंग, एओवेज में जो सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी जो है ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटैलिटी जो होती है खातेदारी बोलते हैं हिंदी में। हॉस्पिटैलिटी बेसिकली होटल से रिलेटेड वर्ड है, होटल्स में जो हॉस्पिटैलिटीज की जाती है ये हॉस्पिटैलिटीज उससे रिलेटेड होता है। हॉस्पिटैलिटीज हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं होता है, हॉस्पिटैलिटीज रिलेटेड टू होटल्स, ओके। वो हमें
सो बिजनेस हम देख लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस होता क्या है। सो बिजनेस इज बेसिकली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल एंड प्रोडक्शन, कंजप्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज, जो सारे भारी भारी शब्द है ना, प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, सब बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, सब बिजनेस में आ जाते हैं। सो बेसिकली जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, जो होती हैं एक्टिविटीज सब, वो हमारी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी बिजनेस में आ जाती है, पैसे कमाने के लिए होती हैं मेजरली ये वाली जो एक्टिविटीज होती हैं। सो लेट्स सी इन अ वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज वे क्या है बिजनेस में भी। ये एक डेफिनेशन है बाय लुइस एच हेनरिक। सो बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी directed towards producing and acquiring of wealth through buying and selling of goods. So basically business में भी डिफाइन है ह्यूमन एक्टिविटी। ये तो एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ह्यूमंस करते हैं बिजनेस, एनिमल्स आगे नहीं करते हैं। ह्यूमंस डू द बिजनेस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करेंगे हम, एक्वायर करेंगे वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ओके, सो नेक्स्ट, सो लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सो वन बाय वन हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो फर्स्ट हमारा रहेगा, हम यहाँ से शुरू करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। सो फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बिजनेस में जैसे कि हमने देख लिया बिजनेस जो है वो वन ऑफ द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत आसान होगा आपके लिए लिखना, क्योंकि इसमें आप पूरी बिजनेस की डेफिनेशन भी डाल दोगे तो भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा हो जाएगा ये टॉपिक, मतलब ये वाला जो पॉइंट है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जो बिजनेस होती है वो एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो इट्स फॉर सेल एंड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मतलब हमारा जो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए जो किया जाता है वो। सो इसका एग्जांपल रहता है जैसे कि हमारा सेल ऑफ टॉयज इन अ शॉप। सो जो शॉप पे हम टॉयज बेच रहे हैं तो फिर हमें प्रॉफिट होगा, जो भी हमें पैसे मिलेंगे। सो ये एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो पैसे कमाने के लिए बेसिकली की जाती है, एंड और इससे हमारी जो ह्यूमन नीड्स हैं वो भी सेटिस्फाई होती है। मतलब किसी की जरूरत है तभी तो वो चीज बनाई जा रही है, तो वो भी एक तरीके से सेटिस्फाई हो रही है और उसके थ्रू हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ ह्यूमन एंड अर्निंग प्रॉफिट, बोथ द थिंग्स। ठीक है। So sale and exchange of goods and services, sale and exchange of goods. So sale और या तो सेल करोगे, एक्सचेंज करोगे, goods and services both, goods और services दोनों का। So फिर बेसिकली जो हमारी फॉर मनी वर्थ, अब सेल करोगे या एक्सचेंज करोगे गुड्स और सर्विसेज को, वो किस लिए करोगे? पैसे के लिए करोगे बेसिकली। सो इट्स बेसिकली जो बिजनेस एक्टिविटी है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई टॉय शॉप है, जैसे कि हमने पिछले में लिया था कि टॉय शॉप में वो टॉयज बेच रहा है बिजनेस वाला। सो वैसे ही वो उसको सेल करेगा फॉर प्रॉफिट, फॉर मनी। सो अब वो टॉय बेच रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए बेच रहा है। अगर लेकिन बिजनेसमैन जो है वो अपने बच्चे को दे रहा है, अपने बच्चे के लिए टॉय ले रहा है, तो वो एक बिजनेस नहीं कहलाएगा। मतलब उसने बस एक अपने बच्चे के लिए निकाल लिया तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर उसने किसी और को बेचा या किसी प्रॉफिट के लिए बेचा है, जो पैसे के लिए बेच रहा है, वो बिजनेस कहलाएगा। सिर्फ दे देना, अपने बच्चे को भी दे दिया तो वो दैट इज नॉट बिजनेस। ओके। सो रेगुलर डील्स में क्या है कि एक ट्रांजेक्शन कर दिया हो जाएगा बिजनेस? नहीं, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन। सो रेगुलर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन अ मार्केट। रेगुलरली चलते रहना, डीलिंग्स करते रहना, रेगुलरली बिजनेस करते रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर नेक्स्ट इज प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो प्रोडक्शन करो या परचेज करो, जैसे अगर तुम प्रोडक्शन ही करते हो, प्रोडक्शन मतलब बनाना, अगर बनाते नहीं हो तो परचेज कर लो जो बनाता है उससे, और फिर अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचो। ठीक है। प्रोडक्शन बिजनेस में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, तो ये दोनों ही चीजें हम कर लेते हैं। प्रोडक्शन भी कर लो, परचेज भी कर लो, परचेज प्रोडक्शन दोनों भी कर सकते हैं। सो इट्स लाइक दैट। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। तो बिजनेस क्यों किया जाता है? ऐसे ही किया जाता है, मन कर रहा है हम बिजनेस में बैठ गए, नहीं, प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है। पैसे भी तो कमाने हैं, प्रॉफिट होना चाहिए। अब कोई चीज 90 लाख की खरीदी तो उसको
मतलब जैसे कि 90,000 की खरीदी, तो उसको कोई चीज हमने 90,000 की खरीदी और उसको 1 लाख का बेचो, तो उसमें कितना प्रॉफिट हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस में बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है 90 खरीदी 90 में बेच दी, नहीं, प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे भी होते हैं बिजनेस में, तो उनको भी बेयर करना पड़ेगा, अपना भी तुम कुछ कमाओगे। तो बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी होता है। मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाती हूँ, जिससे कि आप लोग रिलेट कर पाए और बहुत आसानी से समझ पाए। मैं कोई बहुत बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज कि आप लोग और अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। और जो बुकिश लैंग्वेज है वो तो आप लिख ही सकते हैं, बट जो समझना बहुत जरूरी है, अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी तो बहुत दिक्कत होती है। तो चीजों को समझो, इसलिए मैं बहुत बहुत आसान लैंग्वेज, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज होती है, उसमें कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि आप बेटर से बेटर अंडरस्टैंड कर सकें उसको। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, बिजनेस में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है। अभी तक तो सिर्फ प्रॉफिट 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 की बात हो रही थी, अभी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन क्यों भैया, क्यों जरूरी आ गया यार। तुम बिजनेस कर रहे हो तो कंज्यूमर एज अ किंग माना जाता है। अगर ग्राहक आपके पास लौट के नहीं आएगा तो आपका बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता। सो कंज्यूमर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसको जो चीज चाहिए अगर आपकी दुकान पे नहीं मिल रही है तो वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा, और हो सकता है वो दूसरी बार आपकी दुकान पे लौट के ही ना आए, वो कहे कि उसकी दुकान पे तो कुछ मिलता ही नहीं है। सो कंज्यूमर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सारी वैरायटी रखनी पड़ती है। कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर आए तो उसको वो सर्विस या फिर वो हम उसको दे पाए वो सर्विस, ठीक है। जैसे एक कुछ चीज मांगी और एक और कोई दो चीजें मांगी, एक चीज तुम्हारे पास है लेकिन दूसरी चीज नहीं। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर को जो चाहिए, जो कंज्यूमर को जो जो भी सर्विसेज चाहिए। ये तो एक छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको शॉप का एग्जांपल दिया, क्योंकि ये चीज से हम गुजरते हैं डेली। सो ऐसे बहुत बड़े लेवल पे भी होता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है किसी भी बिजनेस में, कि कंज्यूमर जो चाह रहा है उसको वो चीजें मिले। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस जो होता है ना बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन होता है। मतलब जैसे कि रिटर्न फिक्स नहीं होता कि आज आज तुमने बहुत ज्यादा कमा लिया। जैसे कि अब दिवाली का एग्जांपल हम लेते हैं, दिवाली पे जो शॉप्स होते हैं, मार्केट्स होते हैं, वो जितने भरे होते हैं उतने डेली नहीं भरे होते, क्योंकि दिवाली पे हम बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, हमें बोनस मिलता है, फिर हम खर्चा करते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं। सो अनसर्टेनिटी रहती है, अनसर्टेनिटी मतलब फिक्स नहीं होता, अनसर्टेन होता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी कम कभी लॉस कभी प्रॉफिट। सो ये चलता रहता है। एक नहीं लिखा है रिस्क, जो कि इंपॉर्टेंट है, एक मिस हो गया है इसमें, इसलिए मैं आपको अलग से बता देती हूँ। हमारा एक और होता है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। सो रिस्क में क्या होता है, हमारा जो बिजनेस होता है ना, दैट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ रिस्क। ओके, सो हमारा जो बिजनेस होता है ना, इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ रिस्क। सो इसमें काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। So we cannot ignore the risk. We have to, if we are doing a business, we have to bear the risk. हमें रिस्क भी बेयर करना पड़ेगा। सो बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा रिस्क भी है। सो दैट्स इट फॉर द डे, एंड यू कैन सी वन बाय वन दे आर इन स्टेप्स। सो हम एक एक पॉइंट को बड़े आराम से, बड़े आसानी से समझेंगे, बहुत ही सादी भाषा में, जैसे हमारे दिमाग में फटफट वो बैठ जाए। स्कोप ऑफ बिजनेस होता क्या है, पहले स्कोप, भैया कितना स्कोप है बिजनेस का, कहाँ तक क्या बढ़ सकता है, किस तरीके से इसका स्कोप रहता है बिजनेस का, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा जो हम देखेंगे वो रहेगा सर्वाइवल। फर्स्ट हमारा रहेगा सर्वाइवल। सो लेट्स सी, फर्स्ट हम पढ़ते हैं सर्वाइवल। सो सर्वाइवल में क्या है, कोई भी बिजनेस होता है ना, उसको सर्वाइवल मतलब सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट। क्या आया था दिमाग में, नहीं आया था, कोई दिक्कत नहीं। सो किसी भी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए चाहिए प्रॉफिट्स, एडुकेट प्रॉफिट्स, मतलब उसको प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे तो कोई भी बिजनेस लंबे समय तक सरवाइव करता रहेगा। आप लगातार कमाते रहेंगे, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे, बिकॉज पहले आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, पैसा लगाओगे, फिर आपको वापस बहुत पैसा चाहिए ना, आप बार बार पैसा थोड़ी डालते रहोगे, आपको पैसा कमाना भी तो पड़ेगा, तभी तो आप आगे और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकोगे। तो सर्वाइव करने के लिए एडुकेट, अगर आपको प्रॉपरली सर्वाइव करना है बिजनेस को, तो फिर एडुकेट प्रॉफिट भी जरूरी है, टाइम टू टाइम आप प्रॉफिट भी कमाते रहो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा जो है, हमारा है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सेकंड पॉइंट है। सो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में क्या रहता है, कोई भी बिजनेस ग्रो करेगा या एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना अपने बिजनेस को, तो एक्सपेंड करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए।
तो फिर एक ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए हमें चाहिए प्रॉपर प्रॉफिट। सो बिजनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बिजनेस अपना एक्सपेंड करें, ग्रोथ करें। सो इससे स्कोप ऑफ बिजनेस में हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ आ जाता है कि हम अपने बिजनेस बढ़ाएं, उसको एक्सपेंड करें, री इन्वेस्ट करें, ठीक है, उसको एक्सपेंड करते रहें और प्रॉफिट, जैसे सर्वाइवल के लिए तो प्रॉफिट चाहिए थे, ठीक है। ग्रोथ एक्सपेंशन नीड होती है मतलब बिजनेस की कि हम लोग उसको ग्रोथ भी दें। बिजनेस अगर बिजनेस को रखना है, बिजनेस को चलाते रहना है, तो उसमें ग्रोथ करते रहो और उसमें एक्सपेंशन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट इज हमारा रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग। रिवॉर्ड क्या होता है? अगर आप रिस्क बेयर कर रहे हो, रिस्क आप अगर आप जितना बड़ा ज्यादा रिस्क लोगे उतना प्रॉफिट होने का जो जो संभावना होती है, उतना प्रॉफिट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो उतनी ही हाई होती है। सो द हायर द रिस्क यू टेक, द हायर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉफिट्स। सो इट्स वेरी relevant. So reward for risk bearing is profit. So basically यही लिखा जाता है इस वाले पॉइंट में। सो प्रॉफिट, अगर आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आपको छोटे छोटे लॉसेस हो गए बिजनेस में तो आप क्या बंद करके घर बैठ जाओगे? नहीं, यू विल वेट टिल यू रीच अ पॉइंट और फिर आप, हो सकता है आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना शुरू कर दो। सो एकदम नहीं, आपको थोड़ा लॉस हो रहा है तो आप एकदम बंद करके बैठ जाओ अपना बिजनेस। नहीं, आप वेट करोगे कि आप जब तक प्रॉफिट कमा सको, मतलब जिस टाइम से आप कमाना शुरू करो प्रॉफिट, उस टाइम तक आप थोड़ा वेट करते हो, ठीक है। सो रिवॉर्ड्स फॉर रिस्क बेयरिंग, वो एक तरीके का रिस्क लिया ना आपने लॉस बेयर करने का। मेजर्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को मेजर करते रहो। एफिशिएंसी मतलब हम अपनी कॉस्ट को कम रखें और अपना जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है और प्रॉफिट है उसको हाई रखें। सो फिर एफिशिएंसी को कंटिन्यूसली मेजर करते रहना रहेगा जिससे कि हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से चलता रहे। Goodwill and reputation, goodwill and reputation of business is very important, because if you have a good reputation and goodwill of a business, it can survive very long and it can remain in the market for a longer time of duration. लंबे समय तक आपका बिजनेस रह सकता है अगर आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है। वो एक उसका जो गुडविल है, गुडविल क्या होता है? उसका नाम है, जो बिजनेस, उस बिजनेस में नाम है उसका, और या फिर उसका एक नाम है उस इंडस्ट्री में। जैसे एप्पल है, एप्पल की गुडविल कितनी हाई है, मतलब एप्पल के नाम से ही बिक जाते हैं प्रोडक्ट। सो इट हैज क्रिएटेड इट्स गुडविल, इट हैज अ रेपुटेशन। सो रेपुटेशन और गुडविल एक हेल्प करती है बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स इट, दिस इज द स्कोप ऑफ बिजनेस। एंड इफ यू हैव, नहीं, वी हैव अ कंक्लूजन, सो वी विल रीड इट दैट वन टू, वेट। So the scope of business should not be restricted to earning profit. सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ प्रॉफिट 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 की बात नहीं हो रही थी। देखो कितने सारे पॉइंट्स और हमने पढ़े। देखो सिर्फ ये वाला जो एक पॉइंट था सर्वाइवल वाला, वो हमारा प्रॉफिट से रिलेटेड था। बाकी जो ये सारे बाकी जो पॉइंट्स थे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कुछ कुछ पॉइंट हमारे जैसे ये और ये हमारा जो हमारे जो ये दो पॉइंट थे ये हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड। बाकी एक्सपेंशन, मेजरिंग एफिशिएंसी, रेपुटेशन, ये सब प्रॉफिट से नहीं रिलेटेड था। ये और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो भी बिजनेस के स्कोप में हेल्प करते हैं, बिजनेस के लिए काफी तरीके से मदद करते हैं। सो यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट योर बिजनेस टू अर्निंग प्रॉफिट ओनली. Profit has extremely important for any business owner, but not the sole object. Important है profit, but there are a lot of other factors that are important for a survival, for a scope of business. आपका business किस लिए बढ़ेगा उसमें काफी सारे other factors भी मायने रखते. So that's it, and you can subscribe, like, comment below. अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है अभी तक के जितने भी टॉपिक हमने इसमें पढ़े, कितने पॉइंट्स पढ़े, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ही उसको देख लेते हैं. ये है वो बड़ा सा चार्ट, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज हम इन सबको पढ़ेंगे. अगर आपको डर लग रहा है इस वाली टेबल को देख के, भाई इतनी सारी चीजें, तो बिल्कुल कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज ये पढ़ने के बाद बहुत आसान लगती है. तो हम इनको एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए और हम बहुत आराम से इसको पढ़ सके. सो फर्स्ट जो होता है ना, इस टेबल को समझेंगे क्या है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे. पहले हम इस टेबल को समझ लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है.
सो फर्स्ट जो है ना दिखाई दे रहा है स्केल ऑफ ऑपरेशन। सो ये 3 टाइप का होता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर मतलब जो हम खुद कितने ओनर कौन है, कितने ओनर्स हैं और कौन कौन ओनर्स हैं, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब स्केल, कितना बड़ा स्केल होता है ना नापते हैं, तो उससे याद रखना कितना बड़ा है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, तो ये हमारे स्केल ऑफ ऑपरेशन हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर कौन, कितने ओनर्स हैं, कितने ओनर्स हैं इससे याद रखिएगा, और कौन ओनर्स है, ठीक है। नेचर ऑफ एक्टिविटीज, नेचर ऑफ एक्टिविटी किस तरीके का है भाई, इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, क्या है। सो ये नेचर रहता है, नेचर में आ रहा है इंडस्ट्री और कॉमर्स, ठीक है। समझ में आया। तो देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस। तो ये हमारा आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें हम देख लेते हैं, अभी खुल जाएगा, खुल गया। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, स्केल अभी बताया था स्केल से नापते हैं, तो ये स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल। सो फर्स्ट हमारा जो स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल और मीडियम स्केल है, सो इसमें हम लोग सबसे पहले ना इनके अमाउंट्स जो होते हैं ना वो याद करने बड़े जरूरी होते हैं। हम ये चीज, कुछ पॉइंट्स होते हैं इनको बिल्कुल दिमाग में रखना ही पड़ेगा हमें, और ये लिख के आना है हमें, ठीक है। सो फर्स्ट जो है ना इसमें जो हमारा, अगर ये 2 तरीके की होती है स्मॉल स्केल में, एक हमारा जो जैसे फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो हमारी जो एसेट्स होती हैं, जो हमारी एसेट्स हैं, और या जो फिर हमारी फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं, आप अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे तो आपको फिक्स एसेट्स बताया गया होगा, उसमें फिक्स एसेट्स जो होती हैं हमारी, उसका जो मिनिमम अमाउंट है वो 25, चल क्यों नहीं रहा, सो वो 25 लाख से लेकर तो नहीं 5 करोड़ तक होना चाहिए, चला गया। तो 25 लाख से लेकर, मैं इधर लिख देती हूँ, 5 CR तक होना चाहिए हमारा। किसमें आप उतारते जाइएगा अपने बुक में, इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ हो जाती है, तो फिर 25 लाख से लेकर हमारा जो रहेगा वो 5 CR तक होना चाहिए हमारा, अगर वो फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं हमारी वो, ठीक है। इसमें 2 में डिवाइड किया गया, तो मैं फर्स्ट वाला आपको बता रही हूँ इसमें, ठीक है, ओके। और दूसरा जो रहता है वो हमारा, हम उसको सर्विस में डाल देते हैं, तो सर्विस में जो होता है ना वो थोड़ा कम रहता है, तो वो हमारा 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक ही इस स्लॉट के बीच में आना चाहिए CR। और वो वाला था हमारा 25 लाख से लेकर 5 CR तक, CR मतलब करोड़, ठीक है। सो फिर जो गुड्स वाला है वो 25 लाख से 5 CR तक है, और सर्विस वाला जो है वो 10 लाख से 2 करोड़ तक है। 2 बड़ा छोटा, बड़ा अच्छा सा बना नहीं है, 2 CR तक है, ठीक है। सो ये वाला जो स्मॉल स्केल है ना, इसकी इन्वेस्टमेंट बेसिकली स्केल्स जो डिफाइन होते हैं ना वो एसेट्स पे ही रहते हैं, कितना बड़ा होगा, कितना भैया जितना पैसा लगाओगे उतना बड़ा बिजनेस होगा, सिंपल सी बात है। तो स्केल्स में बेसिकली मनी की बात होती है, उसमें आप काफी सारी चीजें आप और ऐड कर सकते हो, तो उनके पास लिमिटेड एसेट्स होती हैं, लिमिटेड स्किल्स होते हैं, लिमिटेड, भाई जितना पैसा लगाओगे उतना ही हमारा रहता है। सो ये अमाउंट हो गया हमारा स्मॉल स्केल का। और मीडियम स्केल्स में हमारा रहता है जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो 5 करोड़ से, तो वो लास्ट हमारी 5 करोड़ खत्म हुई थी, तो फिर ये वाली हमारी 5 करोड़ से स्टार्ट होती है, 5 CR से स्टार्ट होता है, जो फिजिकल फिक्स एसेट्स रहते हैं जो हमारे, और ये 10 करोड़ तक जाता है, 10 करोड़, 10 करोड़ तक जाता है। और इसमें अगर सर्विस सेक्टर में जो हमारा अमाउंट रहता है, इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर्स जो रहता है वो होता है हमारा मिनिमम 2 करोड़ से स्टार्ट होता है, जो उसमें खत्म हुआ था 2 करोड़, वहां से लेकर हमारा जो मैक्सिमम लिमिट रहता है वो 5 करोड़ तक रहता है सर्विस सेक्टर में। ये वाले में बता रही हूँ मैं, मीडियम वाले में बता रही हूँ, कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 5 CR 10 CR तक रहता है मीडियम में, और सर्विसेज सेक्टर्स में जो रहता है वो रहता है 2 करोड़, जो उसमें खत्म हुआ था 2 करोड़ से लेकर हमारा 5 करोड़ तक, ठीक है। अब लार्ज में देख लेते हैं, लार्ज स्केल में जो हमारा बेसिकली रहता है वो हमारा मोर देन 10 करोड़ रहता है। ये अब जैसे हमारा इसमें 10 करोड़ खत्म हुआ था, तो हमारा 10 CR से लेकर अबव, कितना भी अबव जितना भी जाए, ठीक है, हमारा 10 करोड़ अबव, उसके ऊपर कितना भी, कितना खर्च कर लो जितना मन करे, लार्ज स्केल रहता है।
ठीक है। और उसके बाद सर्विस सेक्टर में हमारा जो इसका रहता है, उसमें कोई भी एज सच कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें आप दोनों में ही हम मानेंगे। सर्विस सेक्टर और फिक्स एसेट्स हमारा जो लार्ज स्केल में रहता है वो 10 करोड़ से ऊपर जो है वो ये है, 5 करोड़ से ऊपर ये है, और हमारे 25 लाख से स्टार्ट ये वाला था। ठीक है, सो ये तो हमारा स्केल्स ऑफ बिजनेस हो गए। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, इसमें बड़ा मजा आता है पढ़ने में। ये बार बार आते ही रहते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं पढ़ने के लिए। सो फर्स्ट हमारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर कौन है हमारी जो बिजनेस है, वो बिजनेस के टाइप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ओनर्स में रहता है। सो पहला होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर हमारा होता है पार्टनरशिप, फिर होता है कॉर्पोरेट सोसाइटी, फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली, और फिर स्टॉक कंपनी। सो फर्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सो सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है? एक इंडिविजुअल है, वो अपना बिजनेस खुद चला रहा है, मतलब वो किसी और के साथ नहीं है, वो अपना बिजनेस खुद ही मैनेज कर रहा है, खुद ही उसको चला रहा है। सो वो कहलाएगा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। इट्स बेसिकली अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। ये हमारा बेसिकली इंडिविजुअल कंट्रोल करता है। ठीक है, सो बेसिकली बिजनेस इज कैरिड आउट ऑन स्मॉल स्केल, ये बेसिकली स्मॉल स्केल पे रहता है। अभी हम स्केल्स पढ़े थे। सो ये हमारा बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली स्मॉल स्केल पे रहता है। और जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो पर्सनलाइज सर्विसेज डिमांड करते हैं। पर्सनलाइज सर्विसेज क्या होती है? मतलब जैसे जैसे कि हमें जो भी हमारे अकॉर्डिंग जैसे सर्विसेज चाहिए वो हम डिमांड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमारा दो ही, मतलब एक नहीं होता, जैसे सोल में तो एक ही था। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप में बेसिकली क्या रहता है कि एक नहीं होता, या तो दो लोग होंगे, दो लोग मिलके बिजनेस करें, या फिर दो से ज्यादा भी पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दो से ज्यादा पार्टनर्स भी हो सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन कि मोर पर्सन एग्री टू परस्यू अ लॉफुल बिजनेस और पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। दो से ज्यादा लोग भी साथ में आ सकते हैं बिजनेस करने के लिए। ठीक है, सो ये हमारा इस तरीके से रहता है। इसमें जो कैपिटल होती है ऑब्वियसली एक से ज्यादा लोग लगाए तो स्मॉल स्केल में ही आ जाती है, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल में आ जाती है बेसिकली, और ये इस तरीके से ही रहते हैं। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट रहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं वो दो होने चाहिए। एक को पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, अपने आप से थोड़ी पार्टनरशिप करोगे। सो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं वो दो होते हैं, और मैक्सिमम लिमिट भी है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स भी रहते हैं, वो होती है 20 इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। 20 मैक्सिमम पार्टनर्स आप रख सकते हो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, और 10 रहती है इन केस ऑफ बैंकिंग। अगर कोई बैंकिंग बिजनेस खोल रहे हो तो 10 मैक्सिमम पार्टनर्स रख सकते हो, इससे ज्यादा आप पार्टनर्स नहीं रख सकते। ओके, सो इसमें काफी सारे पॉइंट्स रहते हैं कि आप एक पार्टनरशिप डीड हमारी रहती है, और इसका एक लॉ भी होता है। सो पार्टनरशिप डीड में हम लोग सब चीजें जो हमारे पार्टनर्स की रहती हैं, कौन कितना पैसा लगाएगा और कौन कौन हमारे पार्टनर्स हैं, तो हम एक पार्टनरशिप डीड भी रेडी करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। मतलब आप म्यूचुअल हेल्प में साथ में आ गए हो फॉर सोशल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। मतलब काफी सारे लोग एक म्यूचुअल जो आपका एक जो कंबाइंड जो स्किल जो एक कंबाइंड इंटरेस्ट था उसको फुलफिल करने के लिए आप लोग साथ में आ गए हो, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब साथ में आना अपनी मर्जी से। ठीक, ये एक सोशल इंटरेस्ट भी होता है और एक इसमें एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होता है। सो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट के अंदर होता है। 1912 में ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट बना था, इसके अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा रहता है जो इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं ना, इट इज मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, और इसका जो कैपिटल ऑफ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इज राइज फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इसकी जो जो कैपिटल रहती है वो इसके मेंबर्स के थ्रू ही राइज की जाती है, और ये हमारा जो शेयर्स होते हैं ना, इशू ऑफ शेयर्स, उसी के थ्रू की जाती है। और काफी सारी जो होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, तो कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो लोग साथ में आ जाते हैं फॉर स्पेसिफिक कॉमन इकोनॉमिक एंड
सोशल इंटरेस्ट। ओके, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस जो होते हैं इंडिया में 50%, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट 50% से ज्यादा जो है वो हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेसेस होते हैं। फैमिली बिजनेसेस क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इन्वॉल्व हो जाती है, साथ में आ जाती है। सो ये हिंदू ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस में आ जाता है, ठीक है। सो ये वाला जो है ना, ये बड़ा कॉमन है इंडिया में। जो एक जैसे एक बिजनेस रहता है, फिर उसमें और लोग जुड़ते जाते हैं फैमिली के, मतलब एक पापा का बिजनेस चल रहा था, उसके साथ बेटा जुड़ गया, या दादाजी का बिजनेस चल रहा था, उसके साथ बेटा जुड़ गया, फिर बेटे का बेटा जुड़ गया। सो दैट इज हिंदू फैमिली बिजनेस। जैसा इसका नाम है कि हिंदू में जो फैमिलीज होती हैं, ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बेसिकली। सो इसका भी एक लॉ है, 1956 में बना था ये। इसका जो लॉ है उसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बेसिकली। सो ये हिंदू लॉ के अंदर ही है। इसमें कैरिड आउट किया जाता है एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का जो बिजनेस होता है, एक एंसेस्टर्स से दूसरे एंसेस्टर्स तक, मतलब फैमिलीज करती हैं, ठीक है। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज जनरली गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ, ये एक्ट के थ्रू उसमें रूल्स बताए जाते हैं किस तरीके से इसको देखा जाएगा, कैसे किया जाएगा, प्रॉपर्टी मैनेज की जाती है। सीनियर मेल जो होता है वो प्रॉपर्टी को, वो ओनर कहलाता है, वो मैनेज करता है। जो सबसे सीनियर मेंबर होगा उसको हेड ऑफ द फैमिली ऑफ द मेंबर भी कहते हैं, और उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्ता। जो हेड ऑफ द फैमिली ऑफ द मेंबर होता है उसको बोलते हैं कर्ता, KARTA, कर्ता बेसिकली। सो फिर ये रहता है। और इसमें पता है जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है, इसमें सिर्फ मेल्स को ही नहीं मतलब बिजनेस में माना जाता है, इसमें वुमेन्स जो होती हैं वो भी इक्वली रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को, मतलब उनका भी इक्वल हिस्सा रहता है हिंदू ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। और ये अभी हमारा जो इसमें अभी रूल्स चेंज हुए हैं 2004 में, इसमें अमेंडमेंट्स आए। अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, जो चेंजेस आते हैं। तो एक नया रूल अभी बना है हिंदू सेशन में, 2004 में कुछ चेंजेस आए रिसेंट, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है आपके में। तो इससे वैसे तो बहुत डीपली आप इसको पढ़ सकते हो, अकाउंट्स में आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें बहुत डीप है ये, लेकिन आप इसमें इतना ही लिखेंगे क्योंकि इतनी सारी हेडिंग्स हैं, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप मेन पॉइंट्स को इनमें लिखेंगे एंड दैट्स वर्क फॉर यू। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगर आपको और डीपली समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सो आई विल एक्सप्लेन इट इन अ वेरी डीप इन अ विद नोट्स। Okay, joint stock company. Joint stock company, it is consists of most of the suitable forms of business organization for operating business activities of large scale. Joint stock company basically जो होती है वो large scale पे होती है, और जो कंपनी होती है उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह माना जाता है। जो कंपनी बेसिकली रहती है उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है कंपनी को। सो इसमें स्टॉक्स होते हैं, शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो बेसिकली जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर आ जाती है, एंड इट हैज टू गो थ्रू अ रजिस्ट्रेशन। नो कंपनी कैन रजिस्टर विदाउट, मतलब अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे कंपनी को, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो उसको रजिस्टर किया जाता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। So that's it. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज जो हमारा पहला है इंडस्ट्री, सेकेंड है कॉमर्स। सो फर्स्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग रहता है। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं कुछ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सट्रोवेंशन। एक्सट्रोवेंशन में जो रहता है एक्सट्रैक्टिव जो होता है, ये जमीन के अंदर से बेसिकली हम निकालते हैं। दीज इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से निकालते हैं लाइक अर्थ, वाटर, एयर। एंड इंडस्ट्रीज आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, माइनिंग। हमारे जो एक्सट्रैक्टिव का जो एग्जाम्पल है वो हमारे हैं फार्मिंग, माइनिंग, लुम्बरिंग, फिशिंग, ये सब हमारा एक्सट्रैक्टिव में आ जाता है। बेसिकली हम नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, छीन लेते हैं, निकाल लेते हैं, वाटर, अर्थ, एयर, इस तरीके से, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में हम बनाते हैं। बेसिकली दीज एक्टिविटीज
जो मैंने आपको बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग में तो हम प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं या फिर सेमी फिनिश गुड्स। जेनेटिक जो होती हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिकली ये जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो इंडस्ट्रीज रहती हैं उनमें उनसे जो फर्दर जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे जेनेटिक में आ जाते हैं। जो जैसे कि हमारे जो एनिमल्स, और आप ध्यान रखना एनिमल्स एंड बेसिकली प्लांट से रिलेटेड जो होते हैं वो ये होते हैं, जो जमीन से निकल रहा है वो एक्स्ट्रा जो जमीन से निकल रहा है वो एक्सट्रैक्टिव है, एक्सट्रैक्ट करना वो जमीन से निकल। जेनेटिक में हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जो हमारा जेनेटिक है उसमें प्लांट से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं, प्लांट्स इन नर्सरी, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्म्स, ये सब हमारे जेनेटिक में आ जाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में these industries are engaged in construction of building, dams। कंस्ट्रक्शन जो होता है, रोड बनती है, डैम्स बनते हैं, जो भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, रोड्स होती है, कैनल्स होते हैं, ये सब हमारे कंस्ट्रक्शंस में आ जाते हैं। इंडस्ट्री हमारी 4 में डिवाइडेड है, ये 4 हमारे इंडस्ट्री के अंदर थे, इनको याद कर लेना और बहुत आसान है इनके बारे में लिखना। बेसिकली आप एग्जाम्पल्स मेंशन कीजिएगा और कुछ लाइन्स लिखिएगा एंड दैट्स इट, यू गुड टू गो। कॉमर्स, ट्रेड एंड एनर्जीज ऑफ ट्रेड, ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड रहते हैं। ट्रेड में हम सेल परचेस ऑफ गुड्स जो हमारा रहता है वो हम ट्रेड में करते हैं। ट्रेड इज अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच इज कंसर्न विद द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल द commercial services like transport, storage, insurance, banking comes under trade. Okay? अलग ऑफ ट्रेड क्या होती है? अगर ट्रेड में कुछ गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम हो गई, और इसको एड्स ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। एड क्या होता है? फर्स्ट एड होता है, मदद करना, एक हेल्प प्रोवाइड करना। तो ट्रेड में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर उसको कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, तो एलर्जीज ऑफ ट्रेड उन्हें वो प्रोवाइड करता है। सो हम देख लेते हैं हम एक एक करके क्या है इसमें, ठीक है। एलर्जीज ऑफ ट्रेड का पॉइंट हम देख लेते हैं। सो ये देखो इस तरीके से ये आ गया। सो बेसिकली जो हमारा ट्रेड है ना वो हमारा 2 में डिवाइडेड है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। सो इंटरनल ट्रेड मतलब क्या होता है? इंटरनल क्या है? अंदर ट्रेड चलता नहीं, एक कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे। इंटरनल ट्रेड में अगर हमारा कंट्री के अंदर जो ट्रेड चल रहा है वो कहलाएगा इंटरनल ट्रेड, इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? दूसरी कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड का आएगा, ठीक है, कॉमर्स में होता है। सो होलसेल और रिटेल 2 तरीके के तो है, इंटरनल अंदर ही अंदर जो अंदर चलते हैं कंट्री के। होलसेल होता है जो बहुत सारी मात्रा में बनाता है, वो होलसेलर होता है। होलसेलर रिटेलर को देता है, होलसेलर बहुत ज्यादा मात्रा में बनाता है और वो रिटेलर को देता है, ये लार्ज बल्क में बनाता है होलसेलर्स। और रिटेलर्स छोटी छोटी मात्रा में, जैसे हमारे जो आसपास की परचूनी की दुकान होती है तो वो रिटेलर्स होते हैं, और वो किससे लेते हैं? होलसेलर से लेते हैं। होलसेलर के पास बहुत सारे रिटेलर्स का कनेक्शन होता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा रहता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट ये अलग वर्ड होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने सुना होगा। इंपोर्ट मतलब किसी से इंपोर्ट करना, लाना, दूसरी कंट्री से अगर हमारी कंट्री कुछ खरीद रही है तो वो होगा इंपोर्ट, ठीक है। हमारी कंट्री दूसरी कंट्री को कुछ बेच रही है तो वो कहलाएगा एक्सपोर्ट। थर्ड है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट में क्या होता है? इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स विद अ व्यू टू री एक्सपोर्ट देम, ठीक है। हम किसी को कुछ दे रहे हैं और फिर वहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उस वहां से कुछ और भी, मतलब दोनों कंट्रीज में लेन देन चल रहा है, तो वो कहलाएगा इंटरपोर्ट, ठीक है। हम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा मन है कि हम वहां से कुछ इंपोर्ट भी करेंगे, तो वो कहलाता है इंटरपोर्ट, ठीक है। ये 3 तरीके के हो गए। एड ऑफ ट्रेड मैंने जैसे कहा था कि हेल्प करता है ट्रेड में, तो हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया फर्स्ट, फिर बैंकिंग फाइनेंशियली हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट जो भी हो जाता है, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब ट्रांसपोर्ट में आ जाता है। ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी कैसे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगी। सो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, तुमने ठीक है प्रोडक्ट बना लिया ट्रेड करने के लिए, भाई उसको ले जाना भी तो पड़ेगा, तो वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी वो एड टू ट्रेड में आ जाती है, ठीक है। बैंकिंग पैसे की जरूरत पड़ेगी, इतना भैया ट्रांसपोर्ट ट्रेड कर रहे हो तो फिर पैसा भी तो चाहिए, तो बैंकिंग के थ्रू होता है। इंश्योरेंस, फायर और थेफ्ट, मतलब चोरी का डर रहता है, आग लगने का डर रहता है, और भी कोई भी
बहुत चीज़ों का डर होता है, तो इंश्योरेंस करा लोगे तो वो चीज़ सिक्योर हो जाती है। तो फिर गुड्स का हम सर्विसेज की इंश्योरेंस भी होती है। वेयर हाउसिंग, अब इतनी मात्रा में जब चीज़ें बनाई जा रही हैं तो उनको कहीं पे स्टोर भी तो करना पड़ेगा, बनाते जाओ बनाते जाओ। जब डिमांड आएगी मार्केट में तभी तो बेचोगे, सारा सामान ला के मार्केट में थोड़ी रख दोगे, थोड़ा थोड़ा करके लाओगे, तो उसको कहीं पे स्टोर भी करना पड़ेगा, तो वेयर हाउसिंग में उसको स्टोर किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट, लोगों को बताओगे कैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम बताते हैं भैया ये प्रोडक्ट है, खरीदो, ये आपकी जरूरत का है तो आप ले लो जिस, तो उसको बताना भी तो पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट है मार्केट में, तो वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, दैट्स इट। और इस सेशन में हम पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। सो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है? अगर कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करना है तो वो खुद मैनेज हो जाएगा, खुद ही काम करने लगेंगे, बिजनेस ऑपरेशंस खुद ही परफॉर्म होने लगेंगे? नहीं, वी नीड समवन टू डू दिस बिजनेस दिस टास्क। सो फिर फर्स्ट ईयर जो रहते हैं हमारे, आगे नहीं पढ़ाऊंगी मैं, पहले आप सब्सक्राइब करो बिकॉज अभी ये चैप्टर का, अभी ये पार्ट थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसमें हम जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप मेरा पेज सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आने वाली जो आगे की वीडियोस हैं वो आपको मिल जाए। सो जस्ट सब्सक्राइब माय पेज, लाइक माय पेज एंड कमेंट बिलो इन द लास्ट हाउ यू फाइंड दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, पहले हम समझेंगे कि ऑपरेशंस होते क्या हैं और फिर हम समझेंगे कि इनको मैनेज कैसे किया जाता है। सो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है? पहले हम ऑपरेशन समझ लेते हैं कि ऑपरेशंस होते क्या है। सो द टर्म ऑपरेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड रिसोर्सेज दैट वी यूज टू प्रोड्यूस द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। सो बिजनेस ऑपरेशन में क्या होता है, हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसको एंड रिसोर्सेज को दैट वी यूज टू प्रोड्यूस द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, जिससे कि हम बहुत ऑपरेशन करें, हम ऑपरेशन मतलब प्रोसेस करें चीज़ों को, जिससे कि हम हाईएस्ट प्रोडक्ट, हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकें, हाईएस्ट क्वालिटी सर्विस को प्रोवाइड कर सकें एज एफिशिएंट एज पॉसिबल। मतलब एफिशिएंट मतलब कम से कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी हो सके हमारी सर्विसेज। सो बिजनेस टिपिकली इंक्लूड 4 एरियाज। तो 4 एरियाज से पहले जो बिजनेस है वो उसमें 4 एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। तो उन 4 एरियाज को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन कैसे करते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन जो होता है वो खुद नहीं होता है, बिजनेस कोई खुद से नहीं मैनेज हो जाता है। बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ती है। एंटरप्रेन्योर जो काम करेगा, जो सारी चीजों को साथ में लाएगा, जो कोऑर्डिनेट करेगा फिजिकल एक्टिविटीज को, बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स, मटीरियल, सबको साथ में लाना पड़ेगा ना, तभी तो एक बिजनेस का ऑपरेशन फुलफिल होगा। पैसे लाओ काम करने के लिए, लोगों को लाओ, सामान को लाओ, सबको साथ में लाना पड़ेगा ना, तो कौन लाएगा? तो कोई इंडिविजुअली तो लाएगा, ये खुद थोड़ी ना चीजें साथ में आ जाएगी। सो कोई पर्सन ही तो काम करेगा, उस पर्सन को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसको काम करना पड़ेगा और वो काम करके इन चीजों को कोऑर्डिनेट करके मैनेज करेगा बिजनेस ऑपरेशंस को। सो बिजनेस ऑपरेशन में बेसिकली जो हमारी 4 चीजें हमें चाहिए होती हैं। बिजनेस ऑपरेशन इंक्लूड 4 की एरियाज, 4 की एरियाज हमारे इन्वॉल्व होते हैं। सो वो क्या क्या एरियाज हैं हम लोग एक एक करके उनको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। फर्स्ट इज लोकेशन। कभी भी कोई भी बिजनेस चालू करोगे, चलाओगे, तो हमें लोकेशन की कहीं तो बिजनेस करना पड़ेगा ना। फिजिकली करोगे, देखो अगर फिजिकली कर रहे हो तो जगह चाहिए, फैक्ट्री खोल रहे हो जगह चाहिए, और ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन भी तो स्पेस चाहिए ना। यू नीड अ होस्टिंग स्पेस, यू नीड अ इंटरनेट स्पेस टू रन अ बिजनेस। कोई जगह तो चाहिए ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह ही हमें जगह चाहिए। सो फर्स्ट होती है लोकेशन, कहाँ करना है बिजनेस। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स कुछ भी करोगे तो उसके लिए हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत है, टूल्स की जरूरत है। कोई भी बिजनेस करोगे, अगर कोई बिजनेस रन करना है तो फिर मशीन्स चाहिए हमें, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मशीनें चाहिए। अगर ऑनलाइन काम कर रहे हो तो कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर के अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपको चाहिए वो जरूरत होगी। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, ये इक्विपमेंट्स में आ जाएगा। सब चीजों की जो भी इंटरनेट की जरूरत होगी वो इक्विपमेंट में आ जाएगा। ऑफलाइन में हमें भी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मशीन्स, दिस ऑल कम्स इन आवर इक्विपमेंट्स। लेबर, खुद से चलने लगेंगी मशीनें जाके, हाँ एआई के थ्रू चल जाती हैं, बट अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि खुद ही चल लें। ठीक है, एआई को भी ह्यूमन ही रन करते हैं, एआई खुद चल लेता है, बट मशीन तो इंसान ही चलाएगा ना।
तो फिर द ह्यूमन साइड ऑफ बिजनेस, ऑपरेशन, ह्यूमंस भी तो हमें चाहिए सब चीज़ों के लिए। सो फिर ह्यूमन रिसोर्स, लेबर हमारी रही, काम कर, अब मशीनें ले आए आप और लोकेशन डिसाइड हो गई, फिर उस पर मशीनें लगा दी हमने, अब हमें लोग चाहिए उस पर काम करने के लिए, तो हम लोग से लाएंगे। ठीक है, प्रोसेस, अब कोई भी काम करोगे तो इसका एक सेट प्रोसेस होना चाहिए ना कि ये काम कैसे परफॉर्म किया। द वे यू गेट बिजनेस डन इंक्लूडिंग अ सिस्टम फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट, एक क्वालिटी मेंटेन करोगे, कंट्रोल मैनेज करोगे, इम्प्रूव करोगे, तो ये सब करने के लिए एक प्रोसेस रहता है, एक सेट प्रोसेस आपको चाहिए। काम करने का एक प्रोसेस होता है हर चीज का, प्रोसेस कहता है स्टेप बाय स्टेप मोशन एक्टिविटी। सो प्रोसेस जरूरी है। ओके, सोचो हमारे 4 मेजर एक्टिविटीज हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो इन्वॉल्व होती हैं मैनेजमेंट और बिजनेस ऑपरेशंस में, उनको एक एक करके हम देख लेंगे और समझेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रहते हैं बिजनेस ऑपरेशंस के, हम देख रहे हैं बिजनेस ऑपरेशन में जो मेजर एक्टिविटीज रहती हैं, क्या एक्टिविटीज करते हैं बिजनेस में, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। सो बेसिकली इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, या फिर बेसिकली हम इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, मेजर एक्टिविटीज है। ठीक है, ये हमारी मेजर एक्टिविटीज है, मेजर एक्टिविटीज, मेजर, इधर आप लिख लीजिएगा, मेजर एक्टिविटी इधर आना है। ठीक है, मेजर एक्टिविटीज। सो फर्स्ट हमारी फाइनेंसिंग डिसीजंस रहते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस रहते हैं ना, वो बिजनेस के बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं कि मतलब हमें पैसा लगाना है, हटाना है, कितना पैसा लगाना है। सो ये हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस में आ जाते हैं। ठीक है, ये बिजनेस की मेन एक्टिविटीज होती हैं। एम्प्लॉय एनरिचमेंट, एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनको नए नए स्किल सिखाओ और उनको टाइम के हिसाब से सिखाते रहो, एम्प्लॉयज का ध्यान रखो, ये सब एम्प्लॉय एनरिचमेंट में जरूरी है। नेक्स्ट हमारा इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगर आप कुछ मतलब पॉइंट्स हैं जिन पे आपका बिजनेस चल रहा है, तो आपको इनोवेशन और क्रिएटिविटी लाते रहना होगा अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी नहीं लाओगे तो आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और एक टाइम पे वो खत्म हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग क्रिएटिविटी इन बिजनेस एंड keep in mind the innovation. Okay, next is market research and development. Market research and development, why it is important, market research and development? So market का हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और उसके हिसाब से हम रिसर्च करेंगे और अपने जो बिजनेस है उसमें उसी अकॉर्डिंग डेवलपमेंट्स लाएंगे। ठीक है, मार्केट को रिसर्च करते रहो, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, किस चीज की कमी है, क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर किस चीज की डिमांड कर रहा है, ये सब चीजों को कहलाते हैं मार्केट रिसर्च में, और उस अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को डेवलप करते जाओ। लॉजिस्टिक डिसीजंस क्या होते हैं? जो बिजनेस होता है उसमें एक जगह से दूसरी जगह हमारे जो सामान होता है उसको जाना होता है, तो ये लॉजिस्टिक डिसीजंस होते हैं। किस तरीके से जाएगा, कैसे जाएगा, ये हमारे लॉजिस्टिक डिसीजंस के अंदर आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस, मतलब कोई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है, नहीं करनी है, टेक्नोलॉजी हम जो यूज कर रहे हैं उसको चेंज करना है, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नई टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है, तो ये कहलाते हैं हमारे टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस। ठीक है, या फिर कोई ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो भी हमारी टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस में ही आ जाता है। इंटरनल प्रोसेस रिव्यू, इंटरनल प्रोसेस रिव्यू क्या है? जो अंदर जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा बिजनेस ऑपरेशन का जो प्रोसेस है, वो उसको रिव्यू करते रहो, देखते रहो, अगर उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है तो उसको प्रोवाइड करो। मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ एक अपना अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो, उसको ध्यान दो कि उसको हमारी सर्विस से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो क्यों आ रही है, उसको ध्यान रखोगे तो अपने बिजनेस में ही आप इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप कस्टमर्स का ध्यान रखोगे तो कस्टमर्स आपसे पहली चीज टिके रहेंगे, और अगर आप उनकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करोगे तो आप आगे वाले प्रोडक्ट्स में वो चीज दूर कर सकते हो। सो आप बेटर प्रोडक्ट बना सकते हो। तो दोनों तरीके से बेनिफिट होता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज को प्लान करते रहना होता है अकॉर्डिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। हमें टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजीज हमें प्लानिंग करती रहनी होती है, स्ट्रैटेजीज बनाते रहने होता है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। ओके, दैट्स इट, दिस इज इट एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर फॉर दिस।
so the end. So you can subscribe my channel, and if you like this chapter you can comment below. और आपको अगर chapter 2 के भी आपको explanation चाहिए तो आप नीचे comment कीजिए you want chapter 2, comment कीजिएगा, और like my video and subscribe my page if you find this chapter helpful. Thank you everyone, and if you have any confusion you can comment below. I will take a Q&A session. मैं क्वेश्चन आंसर सेशन ले लूंगी और उसमें मैं आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनको एक्सप्लेन कर दूंगी. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट्स पे भी रिप्लाई करूंगी आपके. सो थैंक यू.